टीवी लाइव ब्रेकिंग में मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाराष्ट्र में सरकार गठन का मामला अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात पर सहमति नहीं बन पा रही है। 26 नवंबर को ही मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। नई विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हुए एक हफ्ते होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक वहां पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत पाने के बावजूद महायुति गठबंधन अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहा है। इस बीच ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी की आज एक बड़ी बैठक हो रही है दिल्ली में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, कांग्रेस कार्य समिति की, जिसमें ईवीएम पर किस तरह से इसको जन आंदोलन का रूप देना है, इस पर भी चर्चा होगी। मीटिंग के एजेंडे और भी कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस समय कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करने में जुटा हुआ है कि ईवीएम को लेकर किस तरह से सड़कों पर उतरा जाए। और ईवीएम को लेकर आंदोलन की शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से हो चुकी है। आज इस पर आमरण अनशन शुरू हो चुका है, यानी अब राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन एक साथ इस मुद्दे पर सड़क पर उतरने को तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर अडानी के मुद्दे पर और संभल के मुद्दे पर लोकसभा की कार्यवाही फिर बाधित हुई। 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 12 बजे अब उसकी शुरुआत होती है, आपको अपडेट देंगे। लेकिन जिस तरह से अडानी, ईवीएम, संभल, ये तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, वहीं महाराष्ट्र में भी इस बात का अंदेशा है कि महायुति गठबंधन बना रहेगा या फिर बिखर जाएगा, बावजूद इसके कि वहां पर भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है महायुति ने। महाराष्ट्र में अब तक सरकार नहीं बन पाई है। कल देर रात कल कई बार और लंबी टाइम तक, करीब 2 घंटे 3 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ गठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई। उसके बाद एक तस्वीर भी जारी हुई, लेकिन उस तस्वीर के बाद जो स्थितियां बन रही हैं और जिस तरह के वहां पर बयान सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए यह लग रहा है कि कुछ न कुछ महायुति गठबंधन में घट रहा है, चल रहा है, उथल पुथल मची हुई है और भारी बहुमत के बावजूद सरकार बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। एकनाथ शिंदे जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका तो मुख्यमंत्री बनना अब असंभव सा लग रहा है, या ये माना जा रहा है कि अब वो नहीं ही बनेंगे। लेकिन क्या उनकी पार्टी इस बात को स्वीकार कर पाएगी? एकनाथ शिंदे हालांकि परोक्ष रूप से अपने पांव खींचने को, मुख्यमंत्री से अपना मुख्यमंत्री पद की अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी यह चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, देवेंद्र फडणवीस या फिर कोई और। इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है और बार बार यह सवाल उठा रहा है कि आखिर इस मामले में जब पूर्ण बहुमत पाने के बावजूद सरकार क्यों नहीं बन पा रही है, और यह मतदाताओं के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। इसका मतलब यह है कि वहां पर यह चुनाव कहा गया कि हम इस एक सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अपना नेता, अपना मुख्यमंत्री वहां पर थोपने की कोशिश में है। बहुत सारी बातें हैं इसको लेकर जो वहां बयान चल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ईवीएम का मुद्दा, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इंडिया गठबंधन इसको लेकर सड़क पर उतरने जा रहा है और आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस कार्य समिति की दिल्ली में हो रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता शामिल हो रहे हैं और बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी कि इसको आंदोलन का स्वरूप कैसे दिया जाए। 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात का संकेत दे चुके हैं कि क्या रूपरेखा तय होगी। साफ तौर पर कह दिया है उन्होंने कि अब केवल और केवल मतपत्रों से ही चुनाव के लिए हमें संघर्ष करना है, सड़क पर उतरना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी और सड़क पर उतरे थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। तो इसको लेकर आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ईवीएम को लेकर क्या बातें हो रही हैं, उसके बारे में अमलेंदु जी जानकारी देंगे। तो अमलेंदु जी, जो कार्य समिति की बैठक है, निश्चित तौर पर इस पर जो अभी पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही थी कि ईवीएम कतई स्वीकार्य नहीं है और हम अब केवल और केवल बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहते हैं, तो इस मुद्दे पर क्या कोई रणनीति बनकर सामने आ सकती है या फिर उसकी केवल चर्चा होगी? क्योंकि यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि सड़क पर उतरेंगे, लेकिन कब?
बिल्कुल समीर जी, अब ये चर्चा हो रही है कि सड़क पर उतरेंगे आखिर कब, और ऐलान तो कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान सभा पे जो कार्यक्रम था, उनका संविधान दिवस पे कार्यक्रम था उसमें, कि इस पे खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। और बड़ी खबर अब यही है समीर जी कि आज जो CWC की बैठक हो रही है, उस CWC की बैठक पे हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव में धांधलियाँ हुई हैं, इसकी समीक्षा की जा रही है और इसमें एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा EVM के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ बन सकती है। और इसको आज उसका आंदोलन की पूरी रूपरेखा, उसका क्या स्वरूप होगा, इसको लेकर चर्चा की जाएगी और काफी कुछ निकल कर आ सकता है CWC की आज बैठक से। तो इस बैठक में काफी कुछ निकल कर आ सकता है, कुछ रूपरेखा तैयार हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है, वहां सरकार गठन को लेकर अब तक कुछ स्पष्ट बात सामने नहीं आ पाई है। उसको लेकर विपक्ष हमलावर है और शिवसेना के नेता संजय राउत ने सवाल उठाया है कि आखिर ऐसा क्या है कि महाराष्ट्र की जनता को उसका चुनाव होने के बावजूद और एक स्पष्ट बहुमत आने के बावजूद महायुति गठबंधन को सरकार क्यों नहीं बन पा रही है, इसका जवाब क्यों देगा। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि यह मतदाताओं से विश्वासघात है, धोखाधड़ी है। सुनते हैं क्या कहा है संजय राउत ने। लेकिन इसको लेकर लगातार जिस तरह से वहां महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र ही नहीं देश भर में यह चर्चा हो रही है कि गठबंधन के घटक दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार की भी चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दलों के साथ रिश्तों को लेकर भी चर्चा हो रही है और उसका जो पिछला इतिहास है उसकी चर्चाएं भी हो रही हैं। ऐसे में यह संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं कि क्या गठबंधन के दोनों घटक दल हैं, यानी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, क्या ये दोनों कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। बहरहाल सुनते हैं संजय राउत को क्या कहा है उन्होंने महाराष्ट्र में जो अभी राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है। अब एकनाथ शिंदे जी को या अजीत पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके एक अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड उनकी मांगे कुछ भी हो। लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे। जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाईकमांड है। सीएम डीसीएम बन रहे हैं अभी और डीसीएम सीएम बन रहे हैं। इस पर आप देखिए, पहले भी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम थे, वो डीसीएम बन गए। एकनाथ शिंदे उनको बहुत जूनियर थे। कभी एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के कैबिनेट में काम किया है, अचानक देवेंद्र जी उनके कैबिनेट में काम करने लगे। अब जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है उसमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज अब बाकी नहीं है, बची नहीं। वापस डीसीएम बन रहे हैं। वो तो सदैव डीसीएम है, वो सदैव डीसीएम है, सदैव डीसीएम रहेंगे। आजकल देखता हूं उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। दिल्ली में कल घूम रहे थे गॉगल विगल कोट सूट पहन के, उनके चेहरे की रौनक वापस आ गई है जो लोकसभा चुनाव में खत्म हो गई थी। ईवीएम की कमाल है। अब बारामती हो या ठाना हो, विदर्भ हो, ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए लोगों ने। 3 मूर्तियां, बीच में ईवीएम, बाजू में मोदी जी, बाजू में शाह। तो इधर ईवीएम की मूर्ति बनाना चाहिए, ये सुझाव दे रहे हैं संजय राउत। और महाराष्ट्र में सरकार गठन का क्यों नहीं हो पा रहा है, सरकार क्यों नहीं बन पा रही है, उस पर भी बात कर रहे हैं और उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ईवीएम को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी में इंडिया गठबंधन दिखाई पड़ रहा है। मूर्ति बनाने की बात भी उसी तरह से है जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईवीएम मशीनों को अहमदाबाद के गोडाउन्स में भेज देना चाहिए, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के घरों में भेज देना चाहिए और चुनाव अब बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। तो ईवीएम को लेकर यह जो अब अभियान चल रहा है राजनीतिक दलों का, सामाजिक संगठनों का, निश्चित तौर पर अब वो तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी की रणनीति आज बन रही है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस CWC की आज बैठक हो रही है जिसमें यह रणनीति तय होगी कि किस तरह से इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए ईवीएम को लेकर। और सामाजिक संगठनों का भी आंदोलन शुरू हो चुका है। सामाजिक संगठनों में जो आवरण
अनशन हो रहा है और सिग्नेचर कैंपेन चलाने की शुरुआत हो रही है, उसको लेकर भी एक तरफ पैरेलल एक अभियान शुरू हुआ है। तो अब ईवीएम का मुद्दा सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अमलेंदु जी, बिल्कुल समीर जी, एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और बाबा आघाब, जिनकी हमने कल चर्चा की थी, उन्होंने कल ही अपना 3 दिन का आत्मक्लेश, इसको नाम दिया है, अनशन शुरू किया है बाबा आघाब ने। और बाबा आघाब का कहना है साफ तौर पे कि देश के अंदर आज सचमुच लोकतंत्र का चीरहरण शुरू हो गया है। इसके खिलाफ राज्य में संवैधानिक अधिकारों के तहत 3 दिवसीय आत्मक्लेश विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब नागरिकों को सड़कों पर उतरने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर काफी ज्यादा संदेह है। जो पुणे का महात्मा फुले वाडा है, वहां डॉक्टर आधव ने कहा कि जब केस चल रहा था, यानी अडानी जी पे भी उन्होंने बात की कि तब प्रधानमंत्री ने विदेश से अडानी का समर्थन किया। इस मामले को संसद में उठाने से रोकने के लिए जो किया जा रहा है वह अपमानजनक है। विधानसभा चुनाव में जमकर सरकारी पैसा उड़ाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मतदान के बाद मतदान के आंकड़े लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए ईवीएम के बारे में संदेह की गुंजाइश है और यह सही है। इस मामले में जो एनसीपी शरद पवार के विधायक हैं रोहित पवार, उन्होंने कल ही घोषणा की थी कि वो 2 बजे जाएंगे। कल वो 2 बजे पहुंचे भी और वहां जाकर उन्होंने बाबा आघाब के साथ मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया बाबा आघाब का कि आपने इस आंदोलन को शुरू किया है। तो ये पुणे से जो चिंगारी उठी है ईवीएम के खिलाफ, अब ये राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन बनेगा। और आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, उस सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी ये चीजें सामने आ सकती हैं कि किस तरीके से ईवीएम के खिलाफ और चुनाव आयोग की धांधलियां जो हो रही हैं उसके खिलाफ किस तरीके से आंदोलन तैयार किया जाए और किस तरह से आंदोलन को जन आंदोलन में बदला जाए। जी बिल्कुल। और एनसीपी नेता रोहित पवार का हम वो ट्वीट भी देखेंगे जिसमें उन्होंने बाबा आघाव की वो तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, 3 दिन के आमरण अनशन पर, और बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि 1952 से, यानी जब देश में पहली बार चुनाव हुए थे, संसदीय चुनाव, आम चुनाव हुए थे, तब से लेकर अब तक वो राजनीति देख रहे हैं, चुनाव देख रहे हैं, लेकिन इस तरह का चुनाव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा जिस तरह से महाराष्ट्र में अभी हुआ है और हाल के दिनों में जो हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है ईवीएम को लेकर, और उसी के खिलाफ उनका यह आंदोलन है, आमरण अनशन है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईवीएम समाप्त होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, चुनाव मतपत्रों से होने चाहिए जैसे पहले हुआ करते थे। और बहुत सारे इसमें जो बातें की जा रही हैं, ये मराठी में उनका ट्वीट है और जिसका जिक्र अभी अमलेंदु जी ने उसको पढ़कर ट्रांसलेट कर बताया रोहित पवार में। और ये तस्वीरें आप अगर इनको देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा आघाव जो वहां पर आघाव वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, 94 साल के हैं बाबा आघाव, और तभी वो कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक आजादी के बाद से अब तक के जितने चुनाव हुए हैं वो सारे चुनाव उन्होंने देखे हैं और इस तरह के चुनाव पहले कभी नहीं हुए हैं। तो ये ईवीएम अब जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा बन रहा है और उसको लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बैठक में, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है सीडब्ल्यूसी की, उसमें भी इस पर रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से इस पर आगे बढ़ना है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ओर से इसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है और सभी घटक दल एक साथ इसके खिलाफ, यानी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो संसद में कह चुके हैं कि उनको ईवीएम से चुनाव स्वीकार नहीं है। वो सारी सीटें अगर उत्तर प्रदेश में जीत जाते लोकसभा में, तब भी वो यही चाहते और यही कहते कि हमें मतपत्रों से ही चुनाव चाहिए। तो ये बड़ा सवाल है और ये सवाल उन धारणाओं को भी अब उनका भी खंडन कर रहा है जिसमें कहा जाता है कि विपक्ष चुनाव जीतने पर ईवीएम का सवाल नहीं उठाता है। क्योंकि यहां बता दें कि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के बाद जो 4 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें 2 में इंडिया गठबंधन की भारी जीत हुई है, जबकि 2 में एनडीए गठबंधन की, यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की जीत हुई है। फिर भी ईवीएम के खिलाफ इंडिया गठबंधन एक बड़े आंदोलन की तैयारी में दिखाई पड़ रहा है। और महाराष्ट्र में जो सवाल उठ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी इस तरह के सवाल उठे कि उसमें ईवीएम में किस तरह से धांधली की गई, ईवीएम किस तरह से सेट की गई, और यही नहीं, जो मत प्रतिशत है, कितने मत पड़े, कितने वोट पड़े, कितने की गिनती हुई, और यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जितने वोट थे, कुल वोट, विधानसभा के चुनाव में भी उसमें एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये सारे सवाल हैं, ये सारे तथ्य ऐसे हैं जो ईवीएम पर बड़े सवाल उठाते हैं और उसी के खिलाफ अब इंडिया गठबंधन यानी पूरा का पूरा विपक्ष एक बड़े आंदोलन की तैयारी में दिखाई पड़ रहा है। तो अमलेंदु जी, ये जो सवाल आ रहे हैं और नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं कि किस तरह से 6 महीने के भीतर इतने ज्यादा वोटर्स की संख्या बढ़ गई है, और यही नहीं, वोट जितने लोगों ने दिए और जितने
वोट गिने गए, ये तो बहुत पहले से इस तरह के आरोप लग रहे हैं और उसके तथ्य सामने प्रस्तुत किए गए। चुनाव आयोग ने उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जाहिर है इसके लिए एक बड़े आंदोलन का दबाव है और इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से उस आंदोलन के लिए तैयार दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समझिए, इंडिया गठबंधन इसके लिए तैयार दिख रहा है। अखिलेश यादव पहले ही बोल चुके हैं। उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने अपने प्रत्याशियों को बुलाया है और शरद पवार ने भी अपने प्रत्याशियों को बुलाया। कांग्रेस की आज CWC की बैठक हो रही है, इसमें तैयारी की, आंदोलन की तैयारी पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या क्या घपले हुए इस पर भी समीक्षा की जाएगी, सारी चीज़ें होंगी। इधर जो रोहित पवार कल पहुंचे थे बाबा आढप के पास, तो उन्होंने जो ट्वीट किया था जो मराठी में, उसका हिंदी अनुवाद भी हम बता देते हैं। उसका तात्पर्य क्या है, उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले के स्मृति दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें एवं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को नमन किया। इस बार विधानसभा चुनाव में EVM घोटाले और अलोकतांत्रिक कृत्यों के विरोध में वरिष्ठ श्रमिक नेता बाबा आढाव ने आत्मक्लेश आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में मैंने भी खरी के हिस्सेदार के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर बाबा आढाव के सहयोगी, लोकतंत्र समर्थक, कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित थे। 94वें वर्ष में भी लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा आढाव ने जो एल्गार का आह्वान किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा और हमें विश्वास है कि वह सफल होगा और हम युवा पीढ़ी के रूप में बाबा के इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। यानी कि बाबा आढाव ने जो आंदोलन शुरू किया है EVM के खिलाफ, उसके विरुद्ध रोहित पवार और NCP शरद पवार जो है वो आंदोलन करती रहेगी, इसको आगे बढ़ाएगी। ये एक तरीके से घोषणा कर दी है रोहित पवार ने, समीर जी। और आज कांग्रेस की जो CWC की बैठक है उसमें भी इस पर कोई चर्चा हो सकती है और इंडिया गठबंधन की तरफ से एक संयुक्त कार्यक्रम EVM के खिलाफ और चुनाव आयोग की धांधलियों के खिलाफ सामने आ सकता है। जी बिल्कुल। तो रोहित पवार NCP के नेता हैं, शरद पवार गुट की NCP और वो विधायक हैं, वो चुन कर आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुखरता के साथ वो बोलते दिखाई पड़ रहे हैं EVM के खिलाफ, इसलिए कि पूरे महाराष्ट्र में जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो सबको हैरान करने वाले हैं। और इस हैरानी के पीछे, इन नतीजों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो EVM को बताया जा रहा है, प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग को बताया जा रहा है। और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। बाबा आढाव 94 साल के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने इसके खिलाफ सबसे पहले शुरुआत कर दी है अनशन की, आंदोलन की। आमरण अनशन पर बैठे हैं, 3 दिन के आमरण अनशन पर। 94 साल उनकी उम्र है और रोहित पवार भी उनके पास गए, उनके समर्थन में गए, उनका साथ देने के लिए गए। तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं 3 दिन के लिए और निश्चित तौर पर उनका यह आमरण अनशन उस स्थिति में एक कह लीजिए कि वो टॉनिक का काम करता दिख रहा है जब इंडिया गठबंधन खुद सड़कों पर उतरने को तैयार है EVM के खिलाफ। कांग्रेस कार्य समिति की भी आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और उसमें यह रणनीति तय की जाएगी। तो इधर महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद इस पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बनी उस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। EVM को निशाना बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग और सरकार यानी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इतने बड़े बहुमत के बावजूद सरकार वहां बन नहीं पा रही है, उसको लेकर भी सवालों के घेरे में है महायुति। जो NCP की शिवसेना की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी इस पर कई सवाल उठाए हैं कि आखिर 1 हफ्ते हो गए और अब तक सरकार नहीं बन रही है, बार बार बैठकों का दौर हो रहा है, बावजूद इसके कोई मुख्यमंत्री नहीं तय हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि ये सारी चीजें जो तय हो रही हैं वो दिल्ली से तय हो रही हैं। विपक्ष लगातार यही आरोप लगाता रहा एकनाथ शिंदे की सरकार पर कि उसकी सारी चीजें जो गतिविधियां हैं, उसके सारे फैसले हैं, निर्णय हैं, वो सब चीजें दिल्ली से तय हो रहे हैं, जहां दिल्ली में 2 लोग यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सारी चीजें तय कर रहे हैं। सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को और इस मसले पर कि चुनाव में बहुमत आने के बावजूद सरकार बन क्यों नहीं पा रही है और चुनाव में यह बहुमत आया कैसे। इन दोनों मसलों पर विपक्ष के निशाने पर है केंद्र सरकार। प्रियंका चतुर्वेदी को सुनते हैं। यही कहूंगी कि जिस तरीके से एक बहुमत मिलता है, जनादेश का अनादर करना है कि अब तक आप मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं ले पाए। रोज खबरें चल रही हैं कि निर्णय हो गया है पर वो घोषित नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक खींचतान भी दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि सारे डिसीजंस जो कल तक ये था कि दिल्ली में आकर अनाउंसमेंट होगा वो भी नहीं हुआ है, फिर से मुंबई में कोई मीटिंग होगी तब जाकर होगा। 26 नवंबर को असेंबली का कार्यकाल खत्म होना था, आज हम बैठे हुए हैं 29 नवंबर पर, 3 दिन ऊपर हो चुका है। मैं मानती हूं कि अगर हमारे साथ ये हो रहा होता, अगर महाविकास अघाड़ी को समय लग रहा होता तो गवर्नर ने स्टेप इन करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया होता। पर यहाँ पर फिर से मैं दोहराऊंगी कि अगर दिल्ली से निर्णय लेने हैं और सहमति नहीं बन रही है तो ये आपकी जनादेश का अनादर है।
इसी पर भाई जगदाप जो कांग्रेस के लीडर हैं उनका कहना है कि जितने भी लीडर्स हैं कंट्री में और महाराष्ट्र में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो लोग सिर्फ दिल्ली आके मुजरा करते हैं और दिल्ली में 2 सुल्तान बैठे हैं जो सारे फैसले लेते हैं। 2014 से यही सब देख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अगर एकनाथ शिंदे जी का इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो मोदी जी निर्णय लेंगे वही हम करेंगे। और दिल्ली आकर ये लोग अमित शाह जी से मिले हैं पर फिर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो महाराष्ट्र के हित में सरकार अब तक बन जानी चाहिए थी। एटलीस्ट जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो घोषित हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ है, डिले हुआ है। उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द होगा, क्योंकि 26 तारीख तक उनकी कार्यविधि थी, अब 29 हो गई है, तो ये जनादेश का भी अनाथ होगी ना। तो इस बीच में अब जो महाराष्ट्र में जो अभी तक सरकार नहीं बन पा रही है महायुति की, बड़े बहुमत के बावजूद सरकार बनाने में नाकाम दिख रहा है गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी नेता तय नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़े सवाल विपक्ष उठा रहा है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। कई सारे सवाल हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि संभल मामले में, उत्तर प्रदेश के संभल में जो मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश लोअर कोर्ट ने दिया, उसके खिलाफ वहां पर मस्जिद कमेटी गई है, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए इस पर सुनवाई शुरू कर दी है। हालांकि जो सर्वे रिपोर्ट जो कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट उसको पेश करनी थी आज लोअर कोर्ट में, वो तो नहीं पेश हो पाई क्योंकि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। क्या अपडेट है उसके अमलेंदु जी, कि सुबह अभी क्या हुआ है इस मामले में, जरा बताएं। इसमें सुनवाई शुरू हुई है और सुनवाई शुरू होते ही जो सीनियर एडवोकेट थे हुजैफा अहमदी, जो संभल मस्जिद कमेटी की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि आप इसको आदेश को देखिए। तो इस पर सीजेआई जो है उन्होंने कहा कि भाई क्या ये आदेश संशोधित नहीं किया जा सकता, हमारे पास कुछ आपत्तियां हो सकती हैं लेकिन उन पर विचार करने में कोई समस्या नहीं है। फिर सीजेआई ने कहा कि हम गुणदोष में नहीं जा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ हो, याचिकाकर्ता को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है, यह आदेश 41 के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए आप पहली अपील दायर नहीं कर सकते। अहमदी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी सार्वजनिक शरारत करने में सक्षम है, यानी सामने वाले जो हैं जो जैन साहब जिनकी याचिका है उसको लेकर कहा उन्होंने। अभी आगे जो आता है फिर हम बता। तो इसको लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि संभल में पिछले हफ्ते वहां एक याचिका दायर की गई, कहा गया कि संभल की जो शाही जामा मस्जिद है वो मंदिर को तोड़कर बनी हुई है, उसके पहले वहां मंदिर था और ये कई शताब्दियों पहले वो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। उसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई, याचिका पर तुरंत उसको स्वीकार कर उस पर सुनवाई की गई और उसी दिन आदेश पारित कर दिया गया 2.5 घंटे के भीतर कि इसका सर्वे होना चाहिए। सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर सर्वे किया जाए और उसकी रिपोर्ट दी जाए, लेकिन सर्वे के जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने उसी दिन सर्वे कर दिया और सर्वे दोबारा अभी पिछले रविवार को हुआ। उस दिन वहां पर काफी हिंसा भी हुई, उसको लेकर बहुत सारे लोगों को चोटें आई, काफी कुछ वहां हंगामा हुआ और स्थिति यह है कि संभल में अभी तक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आज जुमे की नमाज को देखते हुए वहां सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं, कई लोगों के खिलाफ वहां केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन यह एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया बावजूद इसके कि 1991 का जो पूजा स्थल कानून है, इस तरह के जो बार बार ये घटनाएं हो रही हैं और मंदिर और मस्जिद के विवाद कोर्ट में जा रहे हैं, उसको लेकर चिंता जताई जा रही है। और मस्जिद कमेटी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का उसने रुख किया कि आखिर उस कानून के बावजूद इस तरह की चीजों को लोअर कोर्ट्स कैसे एंटरटेन कर रही हैं, यानी उसकी सुनवाई कर रही हैं और सर्वे के आदेश दे रही हैं। तो अब सर्वे यहां पर संभल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, उससे संबंधित जो भी अपडेट होंगे, सुनवाई इस समय चल रही है और जो अपडेट होंगे उसमें मौखिक रूप से ही अभी तो जो बातें हो रही हैं उसको अमलेंदु जी उस पर नजर रखे हुए आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच संभल को लेकर और अडानी के मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट भी लगातार चौथे दिन आज वहां पर व्यवधान हुआ। आज शुरू कार्यवाही, सुबह जब शुरू हुई कार्यवाही लोकसभा और राज्यसभा की, तो 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। उसके बाद इस मामले को लेकर लगातार वहां जो डिसरप्शन है, व्यवधान है, वो बना हुआ है। एक बार रुक करेंगे, जो उसके फुटेज देखेंगे कि किस तरह से आज सुबह भी उस अडानी के मामले पर और संभल के मामले पर चर्चा कराने को लेकर दिए गए हैं, नोटिस दिए गए हैं, लेकिन सरकार उस पर चर्चा नहीं करा रही है। उसके खिलाफ विपक्ष नारेबाजी करता रहा और उसकी ये मांग है कि जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी तब तक वो संसद को चलने नहीं देंगे,
उस पर चर्चा की मांग अपनी दोहराते रहेंगे। तो लेकिन कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है और आज चौथा दिन था, यानी अगर देखा जाए अमलेंदु जी तो पूरा हफ्ता निकल गया और संसद में कोई काम काज नहीं हुआ, किसी तरह का काम नहीं हुआ और सरकार तैयार नहीं हो रही है कि इस पर चर्चा कराई जाए, संभल के मामले पर भी और खास तौर पर अडानी के मामले पर। दोनों मसलों पर सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं है और दोनों मामलों में सरकार घिरी हुई नजर आती है, चूंकि ये सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि अडानी को मोदी सरकार बचा रही है और संभल का मामला जो है वो कुंदरकी में और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो गड़बड़ियां हुई उनसे ध्यान हटाने के लिए इस मामले को तैयार किया गया। ऐसा समाजवादी पार्टी का, खासतौर से जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं उनका आरोप है। इधर जो सुनवाई चल रही है उसमें जो प्रतिवादी हैं उनकी तरफ से विष्णु शंकर जैन जो है वो अधिवक्ता वो उपस्थित हुए। सीजीआई ने जिला प्रशासन की ओर से जो एएसजी केएम नटराज उपस्थित थे उनसे कहा कि हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते, हम इसे लंबित रखेंगे, लेकिन कृपया ध्यान रखें कि शांति और सद्भाव बना रहे, हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा। यानी पुलिस प्रशासन पर जो आरोप लग रहे हैं कि उसने एक तरफा काम किया और सारा माहौल जो है पुलिस प्रशासन ने बिगाड़ा, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उस पर एक तरीके से जिला प्रशासन को टाइट किया है सीजीआई ने। इस पर जो हुजैफा अहमदी जो सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि देश भर में 10 मुकदमे लंबित हैं, कार्यप्रणाली पहले दिन से ही लागू है, सर्वेयर नियुक्त किया जा रहा है, कृपया इसको देखें। इस पर सीजीआई ने कहा कि हाई कोर्ट की अनुमति के बिना मुकदमे में कोई आगे कदम नहीं उठाया जाएगा, ट्रायल कोर्ट्स 8 जनवरी तक कोई कदम नहीं उठाएगी। ये बड़ा साफ साफ कह दिया कि हाई कोर्ट के आदेश के बिना इस पर ट्रायल कोर्ट जो है वो कोई कदम नहीं उठाएगी और 8 जनवरी तक इस पर कुछ नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट की अनुमति के बिना इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता। ये अभी सीजीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है। जी, तो सीजीआई ने भी कहा है कि उस पर 8 जनवरी तक कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, यानी आगे वहां पर सर्वे रिपोर्ट भले पेश हो जाए लोअर कोर्ट में, लेकिन उस पर कोई आगे फैसला नहीं देगी लोअर कोर्ट। तो संभल को लेकर आज हालांकि रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई, जो कोर्ट कमिश्नर ने 2 दिन सर्वे करके वहां पर रिपोर्ट बनाई थी वो पेश नहीं हो पाई, यानी अभी उसका कहना है कि ये रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। लेकिन 8 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई आदेश या कोई उस मामले में कोई आगे कदम नहीं बढ़ाएगा कोर्ट, और जिला प्रशासन को भी उसमें काफी सख्त टिप्पणी की है, क्योंकि जिस दिन कोर्ट का आदेश आता है उसी दिन शाम को वहां पर सर्वे का काम भी शुरू हो जाता है, देर रात तक सर्वे का काम चलता है। हालांकि उस दिन तो कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न किया गया और मस्जिद कमेटी का कहना था कि उनको पता भी नहीं था कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। जब उनके पास सूचना आई प्रशासन की तरफ से कि सर्वे होना है तब उन्हें पता चला, यानी बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए ही कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। निश्चित तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जब वो मामला सुना जा रहा है तो इस बारे में सुनवाई होगी और इस बारे में पड़ताल की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इस जो 1991 का कानून है वो बना ही इसीलिए था कि अयोध्या के बाद जो दूसरे मंदिर मस्जिद के विवाद हैं, देश भर में ऐसे करीब 1000 मंदिर मस्जिद विवाद हैं जहां कहा जाता है कि वहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बने। यह कानून इसीलिए बना था ताकि आए दिन इस तरह की घटनाएं न होती रहें। यहां तक कि जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो भी ये कह चुके हैं कि हमें हर मस्जिद में मंदिर और शिवलिंग ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, अदालत में जा रहे हैं और अदालत सर्वेक्षण के आदेश भी दे रही हैं। इस बीच समीर जी बड़ी खबर इस समय इस संभल मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त आदेश दिया है और आदेश ये कहा है कि कुछ प्रतिवादी पेश हुए हैं, सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है। हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को सीपीसी और संविधान के अनुसार उचित मंच के समक्ष आदेश को चुनौती देनी चाहिए। इस बीच शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए। सीजीआई आदेश में कहा गया है कि एएसजी ने इस संबंध में आश्वासन दिया है, यदि कोई पुनरीक्षण अपील उचित मंच के समक्ष की जाती है तो उसे 3 कार्य दिवसों के भीतर सूचीबद्ध किया जाएगा। हमें उम्मीद है और भरोसा है कि जब तक उच्च न्यायालय उचित आदेश पारित नहीं कर देता तब तक ट्रायल कोर्ट आगे नहीं बढ़ेगा। और साफ साफ कहा सीजीआई ने कि एडवोकेट कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा और उसे खोला नहीं जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। संभल मस्जिद के मामले में जो एएसआई का सर्वे हुआ है उस सर्वे में जो रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी, उसको खोला नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। बिना उच्च न्यायालय के उचित आदेश के ट्रायल कोर्ट इस मसले पर आगे नहीं बढ़ेगा। एक तरीके से कहा जाए कि जो ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया उस पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। जी, बहुत बड़ा फैसला
मसला है ये, और ये सवाल उठ रहे हैं वहां पर लगातार कि आखिर इस तरह से कैसे। और अभी ये संभल का मामला चल ही रहा था, और आपको याद होगा कि अब राजस्थान में अजमेर में जो अजमेर शरीफ दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की लगभग 800 साल पुरानी वो दरगाह है, वहां भी ये दावा किया जा रहा है कि वो किसी एक मंदिर को तोड़कर बनी है, उसकी जगह पर बनी है। और उस पर भी जो हिंदू पक्ष है वो अदालत गए, और वहां भी अदालत ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है। हालांकि उस पर आगे क्या करना है ये फैसला 20 दिसंबर को होगा। उन्होंने वहां की दरगाह कमेटी को और जो संबद्ध पक्ष है एएसआई को, उनको नोटिस जारी किया है। लेकिन यहां पर तुरंत संभल में तुरंत ही आदेश दे दिए गए थे सर्वे करने के लिए, सर्वेक्षण के, और उसके बाद वहां जिस तरह से स्थिति खराब हुई है वो हम सब ने देखा है। तो शांति बहाली सुनिश्चित करे प्रशासन, ये आदेश भी आज सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो बड़े सख्त लहजे में न सिर्फ लोअर कोर्ट को बल्कि स्थानीय प्रशासन को, और उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रशासन और पुलिस को आज ये लगातार दूसरा दिन है जब उसको सख्त आदेश देने पड़ रहे हैं। अमलेंदु जी, अभी कल के एक मामले में जिस तरह से डीजीपी को सीधे तौर पर और पूरे पुलिस पर जो टिप्पणी की सर्वोच्च न्यायालय ने, बहुत उसकी चर्चा हो रही है, और सीधे ये कहा कि आप लोग इसको एक मजे लेने के लिए आप इस नौकरी को कर रहे हैं। बिल्कुल समझिए, काफी सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की रही हैं, और इसके बावजूद जो है इन टिप्पणियों के बावजूद यूपी का जो प्रशासन है, एक तरीके से कहा जाए, वो बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से, जो कहा जाए। तो इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। और संभल में तो जो मामला हुआ है उसके लिए तो सीधे सीधे जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और खासतौर से कुछ पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इसको लगातार उठा रहे हैं। कल भी डिम्पल यादव जो समाजवादी पार्टी की सांसद, उन्होंने कहा साफ तौर पे कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां का पुलिस प्रशासन जो है सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम कर रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए, इस डिम्पल यादव का कहना था। तो ये मसला काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है इसके बाद हो सकता है कि शायद कुछ लगाम लगे। लेकिन जिस तरीके से वहां घोषणाएं की जा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है साफ तौर पर कि आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, डीएम साहब आप जज नहीं है, मतलब इस तरह की टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने पहले जब बुलडोजर पर आदेश आया था उसमें, कि आप लोग जो है वो जज नहीं है, आप कार्यपालिका हैं, आप जज नहीं हो सकते। आप जिस तरीके से बताया कि साहब वहां पोस्टर लगेंगे और वसूली की जाएगी, ये किसके आदेश से वसूली की जाएगी, कौन है होते वसूली करने वाले, ये सारे मसले उठे। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, और हो सकता है कि शायद जो संभल का जिला प्रशासन है उसके ऊपर अवमानना का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जी बिल्कुल, और ये बड़ा मसला है, बनता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में वहां की लोअर कोर्ट को भी और स्थानीय प्रशासन को आदेश दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और कहा है कि सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसको जानकारी दी जाएगी। तो ये संभल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई चल रही है उस पर ये अभी तक की अपडेट जानकारी थी, जिसमें संभल की स्थानीय जो जिला अदालत है और इसके अलावा स्थानीय प्रशासन, दोनों को ही सख्त लहजे में वहां निर्देश दिए गए हैं। इस बीच में जो महाराष्ट्र को लेकर जिस तरह से लगातार गतिविधियां चल रही हैं, सरकार बनाने को लेकर जो कवायद चल रही है, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की जो यात्रा हो रही है, मुंबई से दिल्ली तक नेताओं की, उसको लेकर विपक्ष ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुद्दे को हल करने के लिए बैठकें दिल्ली में हो रही हैं और दिल्ली के लोग महाराष्ट्र का भविष्य तय कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर बात है और बहुत ही आपत्तिजनक बात है। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं भाई जगताप, कांग्रेस के नेता हैं, कि महाराष्ट्र के मुद्दे दिल्ली में बैठकर क्यों तय हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में सरकार 1 हफ्ते होने जा रहा है, 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक वहां पर पूर्ण बहुमत लाने के बावजूद महायुति सरकार बनाने में नाकाम रही है। कांग्रेस नेता भाई जगताप, और ही मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेके भी कयास लगा? नहीं, वो ऐसा है कि ये इनका ये यहाँ के नेता जितने भी हैं देश भर के, ये कुछ भी नहीं है। इन्हें मुजरा करना पड़ता है उधर जाके दिल्ली में, और दिल्ली में दो सुल्तान बैठे हैं वही सब निर्णय लेते हैं। ये 2014 से हम देखते हैं, ये यहाँ बहुत बड़ी बड़ी भाषण करते हैं, बहुत बड़ी दलीलें देते हैं, लेकिन ये सारे मुजरा करने वाले हैं वहाँ। ये मुजरा करके आए हैं, दोबारा गए हैं, पर निर्णय तो वहाँ जो 2 सुल्तान बैठे वही लेंगे।
तो यहाँ पर दिल्ली के लोग महाराष्ट्र के भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता भाई जगताप हैं ये, और महाराष्ट्र में सरकार जो बनी है पूर्ण बहुमत से, अब तक वो अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही है, सरकार नहीं बना पा रही है। इस बात को लेकर सवाल उठे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़े इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि इतना बड़ा बहुमत महायुति गठबंधन को मिला कैसे। लगातार ईवीएम पर चर्चा हो रही है, उसके खिलाफ जमीन पर उतरने की रणनीति बन रही है। बाबा आघव जो समाज सेवी है 94 वर्षीय, वो इसके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, और इस बीच महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन के नेता लगातार इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम के दुरुपयोग के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं। और क्या जानकारी है अमलेंदु जी? समीर जी, इस बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गुरदीप सिंह सप्पल, उन्होंने एक मतदाता जो पंजीकरण अधिकारी है उसने एक स्वतंत्र रूप से एफआईआर दर्ज कराई। उस एफआईआर के हवाले से कुछ चीजें बताई हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से धांधली करके महाराष्ट्र में चुनाव जीता गया। वो लिखते हैं गुरदीप सिंह सप्पल की मतदाता सूची धोखाधड़ी के संबंध में एमवीए द्वारा 19/10/2024 की शिकायत की पुष्टि महाराष्ट्र के तुलजापुर विधानसभा क्षेत्र में एक मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से दर्ज कराई गई प्राथमिकी से होती है। यह एफआईआर मतदाता सूची वोटर रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी के तरीके को दर्शाता है। तुलजापुर में 2 अक्टूबर 2024 और 16 अक्टूबर 2024 के बीच में 1000 नकली मतदाताओं के आवेदन अचानक देखे गए। फर्जी मतदाताओं के आधार कार्ड में तस्वीर और नाम अलग अलग लोगों के थे। जब वोटर रजिस्ट्रेशन अधिकारी ने इन वोटरों के नए पते पर जांच की तो ये नकली मतदाता उल्लिखित पते पर नहीं पाए गए। यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके मतदाता सूची में नामित नामों को शामिल करने के लिए नकली आधार कार्ड बनाए गए थे। अंत में उनका कहना है कि फर्जी मतदाता पंजीकरण का उपयोग करके चुनाव में धांधली करने का प्रयास किया जा रहा है, और उस एफआईआर की कॉपी भी गुरदीप सिंह सप्पल ने अपने ट्वीट में नक्की की है। समीर जी, तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जब चुनाव आयोग का एक पंजीकरण अधिकारी है वो बता रहा है कि किस तरीके से सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में 1000 जो थे वोट 10 दिन में बढ़ाए गए, और फर्जी आधार कार्ड जो है उसके जरिए वहां अप्लाई किया गया, वो उसने पकड़ लिए हैं। उसके एफआईआर दर्ज कराई गई है कि आधार कार्ड नकली थे, फोटो किसी के थे और किसी का था, और इसके लिए चुनाव आयोग का जो एप्लीकेशन है, ऐप है, उसका इस्तेमाल किया गया। जी, तो ये बड़े गंभीर आरोप है, चूंकि ये एफआईआर दर्ज करा रहा है सिस्टम में बैठा व्यक्ति। तो जो व्यक्ति इन सारी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है वो एफआईआर दर्ज करा रहा है, जिसका जिक्र गुरदीप सिंह सप्पल अपने इस ट्वीट में कर रहे हैं। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो कह लीजिए कि एक एविडेंस है, एक प्रमाण है। और ईवीएम को लेकर कि किस तरह से चुनावी जो ये प्रक्रिया है उसमें कैसे मतदाताओं के नाम जोड़ने, मतदाताओं के नाम काटने, वहां से शुरू होकर और मतदाता सूची में जिस तरह से धांधली की गई है, फिर जो इन लोगों ने, कितने लोगों ने मतदान किए हैं, उसके बाद टोटल जो वोट गिने गए हैं, यानी कई स्तरों पर ये जो धांधली की शिकायतें हैं वो सुनने में आ रही हैं। उसके खिलाफ सारे जो दस्तावेज हैं, सबूत हैं, इकट्ठे कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के घटक दल। उसको लेकर वो चुनाव आयोग में एक बार फिर शिकायत करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हरियाणा में की गई थी। लेकिन ये शिकायत अब केवल ये चीजें, ये आरोप, ये शिकायतें चुनाव आयोग तक, शिकायतों तक ही सीमित नहीं है। अब इसके खिलाफ जिस तरह से एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों का कहना है कि हमें अब ईवीएम से चुनाव चाहिए ही नहीं। जी बिल्कुल, यही कहना है गठबंधन के दलों का, महाविकास अघाड़ी के दलों का, कि अब ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं। और आप देखिए किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करके फर्जी वोट बढ़ाए जा रहे हैं। ये जो गुरदीप सिंह सप्पल ने एफआईआर का जिक्र किया है उससे साबित होता है। इससे पहले गुरदीप सिंह सप्पल ने कल रात में जो था एक बहुत लंबा ट्वीट किया, और मुझे लगता है कि उसको भी पूरा पढ़ के सुना देना चाहिए। उससे ये राज खुल सकता है कि किस तरीके से ईवीएम के जरिए और चुनाव की प्रक्रिया में धांधलियां की जा रही है। उन्होंने कई सारे फैक्ट दिए हैं कि किस तरह से अलग अलग स्तरों पर यह धांधली की गई। अब वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव पहेली फैक्ट 1, 19 अक्टूबर 2024 को एमवीए गठबंधन दलों ने भारत के चुनाव आयोग को लिखा था कि भाजपा बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में धोखाधड़ी कर रही है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एमवीए समर्थकों के 10,000 वोटों को हटाने का बीजेपी का लक्ष्य है। चुनाव आयोग को यह भी बताया गया कि भाजपा हटाए जा रहे 10,000 नामों को छिपाने के लिए 10,000 फर्जी मतदाताओं को भी जोड़ रही है। एमवीए को संदेह था कि लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची से उसके लगभग 30 लाख समर्थक हटाए जा सकते हैं। अब वो कहते हैं इम्पैक्ट 1,
लोकसभा से विधानसभा चुनाव तक एमवीए के 3 मुख्य दलों के वोट 32.8 लाख घट गए। क्या यह संयोग है? वो सवाल पूछें। फिर फैक्ट दूसरा बताते हैं कि एमवीए ने चुनाव आयोग को यह भी सूचित किया था कि भाजपा वोटर सूची में बड़े पैमाने पर नए नाम भी जोड़ रही है। उसके बाद इम्पैक्ट 2 वो बताते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के 5 महीने बाद महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 47 लाख की वृद्धि हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में केवल 37 लाख मतदाता की वृद्धि की गई थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन दलों के 3 मुख्य दलों के वोट 67.7 लाख बढ़ गए। क्या यह मानना गलत होगा कि भाजपा के वोटों के इजाफे में 47 लाख नए मतदाताओं का प्रमुख योगदान है? यानी जितना वोट बढ़ा 5 साल में, उसका 1.25 गुना वोट बढ़ गया 5 महीने में। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक 47 लाख वोट बढ़ गए। और ये कैसे बढ़ गए? ये सब उसी जो एक जिसको विपक्ष कह रहा है कि षड्यंत्र है, ये उसी षड्यंत्र के तहत बढ़ गए। और कैसे बढ़ गए, जो एक अभी दूसरे ट्वीट में गुरदीप सिंह सप्पल ने जिक्र किया था, जो अमलेंदु जी ने आपको सुनाया, कि एक ही विधानसभा में 10,000 से ज्यादा मतदाताओं को, ऐसे मतदाता जो वोटर लिस्ट होती है, फाइनल वोटर लिस्ट, उसमें शामिल कर लिए गए जिनके नाम, पते और है ही नहीं, यानी वो पूरी तरह से फर्जी हैं। तो 10,000 अगर एक विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, तो ये, और उसकी एफआईआर उस सिस्टम में जुड़े एक व्यक्ति ने दर्ज कराई है, यानी उस सिस्टम का भाग है जिसको ये सारी चीजें पता है। अच्छा, अब वो एक और फैक्ट रखते हैं, जो लाड़की बहना योजना जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, उस पर उन्होंने फैक्ट 3 रखा है और कहा है कि भाजपा गठबंधन की जीत में लाड़की बहना योजना एक बड़ा कारण थी, जिसके तहत महाराष्ट्र की महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। सर्वेक्षणों में इस योजना के कारण महायुति के 2 से 3% वोट बढ़ने का अनुमान था। अब इम्पैक्ट बता रहे हैं वो, इसका क्या है कि विधानसभा चुनाव में कुल 630 लाख वोटरों ने मतदान किया था। 3% प्रभाव का मतलब होता है करीब 20 लाख वोट। यदि कोई महायुति के 67.7 वोटों की बढ़त से 47 लाख नए मतदाताओं को हटा देता है, तो बढ़त 20.7 लाख होती है। अद्भुत संयोग। फिर कहते हैं फैक्ट 4, अजीत पवार की एनसीपी को 58.1 लाख वोट मिले। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चौथा पॉइंट है, और उसने 41 सीटें जीती हैं। शरद पवार की एनसीपी को 72.8 लाख वोट मिले और 10 सीटें जीती, यानी लगभग दूने वोट मिले हैं, और सीटें जो है वो चौथाई रह गई अजीत पवार के मुकाबले। दिलचस्प बात यह है कि एनसीपी की दोनों पार्टियों में 39 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़नी थी, जिनमें से अजीत पवार की पार्टी ने 33 सीटों पर जीत हासिल की, यानी 33 सीटें वो जीत भी गई एनसीपी अजीत पवार की, और वोट इनको ज्यादा मिले हैं, जो दोगुने वोट मिल रहे हैं, और 33 सीटें ज्यादा जीत ले रही है एनसीपी अजीत पवार। क्या यह सटीक रोबोटिक सर्जरी सामान्य रूप से संभव है? सवाल पूछ रहे हैं। फिर फन फैक्ट कह रहे हैं, जो फन फैक्ट है वो आखिर में बड़ा मजेदार है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के लोकसभा चुनाव की बनिस्बत विधानसभा चुनाव कुल 47.1 लाख वोट कम हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जोड़े गए नए वोटरों की संख्या 47 लाख है। कितना ये बिल्कुल कि लोकसभा कितने क्लैरिटी के साथ, अगर ये षड्यंत्र है और ये ऐसा किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है, तो उसका कैलकुलेशन कितना सही है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में 47 लाख वोटों का फर्क है महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी में। महाविकास अघाड़ी को लोकसभा में जो विधानसभा में मिले हैं, इसकी तुलना में 47 लाख वोट ज्यादा मिले थे। और जो ये नए वोट जोड़े गए हैं, दो अंतर पाया गया है, वो 47 लाख ही है। यही कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल यही कि जितने वोट जोड़े गए हैं, उतने ही वोट महाविकास अघाड़ी के कम हो गए हैं। तो ये अद्भुत संयोग है। और इसने सीटों का जो अंतर है उसको इतना बढ़ा दिया। हाँ, सीटों का अंतर उसने बढ़ा दिया 4 गुना ज्यादा। मतलब जितना महाविकास अघाड़ी की सीटें हैं, उसकी 4 गुना ज्यादा आ गई हैं सीटें इनकी महायुति की महाविकास अघाड़ी से। तो किस तरीके से खेल हुआ है, इस खेल की तरफ गुरदीप सिंह सप्पल जो है वो इशारा कर रहे हैं। अब आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है कांग्रेस की, उसमें इस पर क्या रणनीति बनती है, और चुनाव आयोग पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, देखिए ये इतने बड़े घपले बिना चुनाव आयोग की सहमति के नहीं हो सकते। जो वोटों का बढ़ना है, वोटों का डिलीशन है, ये सारे मसले जिस तरीके से हुए हैं, तो इसमें सीधे सीधे चुनाव आयोग की संलिप्तता नजर आती है। और यही आरोप जो है वो विपक्ष लगा रहा है कि चुनाव आयोग ने ये गड़बड़ियां करके भाजपा को चुनाव जितवाया है महाराष्ट्र में। ये विपक्ष का आरोप है। तो ये विपक्ष का आरोप है, और इस हरियाणा में भी इस तरह के आरोप लगे थे। हमने आपको वो सारे जो आरोपों की फेहरिस्त थी वो आपको बताई थी। 20 सीटें कम से कम वहां ऐसी थी जहां सीधे तौर पर चुनाव के दिन, मतदान के दिन ईवीएम की
मशीनों के खराब होने के कारण हुई। 99% चार्ज मशीनें थीं और वो 99% चार्ज मशीनें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। उसके खिलाफ चुनाव आयोग का रुख किया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब तो दिया, लेकिन जवाब बहुत ही असंतोषजनक जवाब दिया, जो विपक्ष का कहना है। अब महाराष्ट्र के मामले में भी संजय राउत ये दावा कर चुके हैं कि 450 शिकायतें उन्हें मिली हैं। जैसा कि अब कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल ये पूरा का पूरा आंकड़ा एक प्रस्तुत करते हुए दिखा रहे हैं, और ये सारे आंकड़े वहां से निकाले गए हैं जो खुद चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। ये कहीं दूसरी जगह से निकले हुए आंकड़े नहीं हैं, लेकिन इन आंकड़ों का जो एक इंटरप्रिटेशन है, उनकी जो व्याख्या है, वो किस तरह से दिखा रही है कि ये कहां से कहां एक पार्टी कहां पर स्टैंड कर रही थी, वो कहां पहुंच गई, और दूसरी पार्टी कहां थी 5 महीने पहले, वो कहां चली आई। तो 47 लाख वोट कम मिले हुए हैं, और यही 47 लाख वोट ज्यादा जुड़े हुए हैं लोकसभा चुनाव से और ये विधानसभा चुनाव के बीच में। तो बहुत बड़ा ये आरोप है, और ये बहुत बड़े कह लीजिए कि बहुत पुख्ता सबूत भी हैं। इन सारे सबूतों को लेकर चुनाव आयोग का रुख तो करेंगी ही ये पार्टियां, यानी इंडिया गठबंधन के घटक दल, लेकिन अब जिस तरह से इसको लेकर जमीन पर आंदोलन करने की तैयारी है, और ये कहा जा रहा है कि अब ईवीएम को लेकर हम बार बार शिकायत नहीं दर्ज कराएंगे, बल्कि अब हम ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें ईवीएम से चुनाव चाहिए ही नहीं, चुनाव मतपत्रों से होना चाहिए। और अभी आपको अब एनसीपी के नेता जो रोहित पवार एनसीपी के विधायक हैं, वो भी चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन उन्होंने भी कई सवाल उठाए हैं। और जो बाबा आढब इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं पुणे में, उनका वो साथ देने के लिए पहुंचे, वो भी वहां पर बैठे। बाबा आढब के साथ उन्होंने वहां पर आंदोलन जो कर रहे हैं 3 दिन का आमरण अनशन, उनके साथ में रोहित पवार पहुंचे हुए हैं, और ईवीएम को लेकर वो लगातार हमलावर हैं। रोहित पवार का वो ट्वीट देखते हैं जिसमें उन्होंने ईवीएम को लेकर क्या बातें कही हैं, और जिस तरह से बाबा आढब इसके खिलाफ आंदोलन में उतर रहे हैं, तो उन्होंने उनकी किस तरह से प्रशंसा की है। और अब ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ चला जा रहा है। रोहित पवार लिख रहे हैं कि क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले के स्मृति दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें क्रांति ज्योति सावित्री माई फुले को नमन किया। इस बार विधानसभा चुनाव में ईवीएम घोटाले और अलोकतांत्रिक कृत्यों के विरोध में वरिष्ठ श्रमिक नेता बाबा आढब ने आत्मदाह आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में मैंने भी खरी के हिस्सेदार के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर बाबा आढब के सहयोगी, लोकतंत्र समर्थक, कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित थे। 94वें वर्ष में भी लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा आढब ने जो एल्गार का आह्वान किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, और हमें विश्वास है कि वह सफल होगा, और हम युवा पीढ़ी के रूप में बाबा के इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, बाबा आढब जो 94 साल के हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका यह कहना है, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र के, उनका यह कहना है कि वो जब देश में पहले आम चुनाव हुए 1952 से लेकर अब तक उन्होंने सारे चुनाव देखे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं कि उससे प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा इन्हीं लोगों से मिल रही है। और अब ये इंडिया गठबंधन के घटक दल इसीलिए जमीन पर उतरने के लिए अब उतावले हैं, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ रहा है, और इंडिया गठबंधन इस पर तैयारी अच्छे तरीके से कर रहा है कि अब तैयारी करके ईवीएम के खिलाफ और चुनाव आयोग की धांधियां जो हैं उनके खिलाफ आंदोलन किया जाए, उसको एक व्यापक रूप दिया जाए। और आज CWC की जो बैठक हो रही है उसमें भी इस पर चर्चा होगी, और महाराष्ट्र हरियाणा के मसले पर ही वहाँ चर्चा होनी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र हरियाणा का चुनाव जीती है, उसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, इसको लेकर वहाँ चर्चा होगी, और कोई आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है, और कानूनी इसके क्या रास्ते हो सकते हैं उस पर भी चर्चा होगी, ये होगा। लेकिन जो रोहित पवार है उन्होंने एक और ट्वीट भी आज किया है समीर जी, और वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं डॉक्टर SY कुरैशी, उनका एक वक्तव्य है, उसकी खबर को उन्होंने पोस्ट करते हुए, हालांकि वो मराठी की खबर है, मराठी में है, वो हिंदी अखबारों में भी आई है, उसको पोस्ट करते हुए लिखा है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने वोटिंग प्रतिशत पर चिंता जताई है। यह दिखाया गया कि मतदान के दिन शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 55% था, जो अगले दिन बढ़कर 67% हो गया, 12% बढ़ गया। उनका मानना है कि यह वोटिंग दर पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा थी। यह बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत और फर्जी मतदान में वृद्धि सभी चिंताजनक है, इसलिए मतदाताओं के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, और हम लगातार इसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर एक भी शब्द नहीं बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रोहित पवार पूछ रहे हैं, और बता रहे हैं कि 24 घंटे में
12% मत बढ़ गए, 80 लाख के आसपास मत जो है वो बढ़ा दिए चुनाव आयोग ने। तो ये 80 लाख के हो गए और इंडिया गठबंधन के वोट कम हो गए लोकसभा चुनाव के मुकाबले 47 लाख, और मायावती की सीटें बढ़ गई 200 के आसपास। ये जो है ये सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये यही सारे आरोप हैं जिसको लेकर अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है विपक्ष। और चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि जवाब नहीं दे रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि चुनाव आयोग जो जवाब दे रहा है वो भी बड़ा दिलचस्प जवाब है, और वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों को, जो हरियाणा के बारे में जो शिकायतें गई थी, तो चुनाव आयोग ने उस पर जो जवाब दिया था उसको लेकर भी बड़ा चुनाव आयोग की ट्रोलिंग हुई थी। और ये कहा गया कि चुनाव आयोग का जवाब तो इस तरह से दिख रहा है जैसे उसका कोई विरोधी राजनीतिक दल ये शिकायत कर रहा हो और वो जवाब दे रहा हो। तो कई सारे सवाल हैं, और इसको लेकर जो लगातार सवाल उठते रहे ईवीएम मशीनों को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, और चुनाव आयोग सरकार की संलिप्तता को लेकर, वो आरोप अभी भी लग रहे हैं। लेकिन विपक्ष को यह पता है कि आयोग से, चुनाव आयोग से उसको यही जवाब मिलेगा, इसलिए अब वो केवल चुनाव आयोग के जवाब की प्रतीक्षा में नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। आंदोलन की तैयारी में उसको सामाजिक संगठनों का न केवल साथ मिल रहा है, बल्कि सामाजिक संगठनों का दबाव पड़ रहा है कि इसके खिलाफ राजनीतिक दलों को आंदोलन के लिए उतरना होगा, अन्यथा ये लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक होगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा घातक होगा लोकतंत्र के लिए, और इसीलिए जन आंदोलन जो है वो खड़े हो रहे हैं, और सिविल सोसाइटी और तमाम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम के जरिए, मशीनों के जरिए किस तरीके से घपले हो रहे हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं सामाजिक संगठनों की तरफ से, और यही दबाव जो है वो काम कर रहा है विपक्ष पर, और विपक्ष अब इसका रास्ता देख रहा है कि किस तरीके से एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए ईवीएम मशीनों के खिलाफ, और चुनाव आयोग के जरिए जो धांधियां की जा रही हैं उनके खिलाफ। और इसको लेकर आज सीडब्ल्यूसी की, कांग्रेस की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, उसकी बैठक भी हो रही है, और उसमें काफ़ी कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। वो बैठक जो है वो खासतौर से है ही महाराष्ट्र और हरियाणा में जो घपले हुए हैं उन पर चर्चा करने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है। शाम तक इसके परिणाम सामने आएंगे कि इस पर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी क्या आंदोलन की रूपरेखा तैयार करती है, और किस तरीके से ये आंदोलन खड़ा होगा, किन किन क्षेत्रों में खड़ा होगा, क्या क्या इसके कानूनी पक्ष हैं उनको सामने लेकर चला जाएगा। इस सब पर शायद सीडब्ल्यूसी में आज चर्चा होगी। जी बिल्कुल, और एक आंदोलन का एक कह लीजिए कि एक ब्लूप्रिंट जो है वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी है मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान ने कि इसको बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा की तरह, यानी देशव्यापी आंदोलन बनाया जाएगा, सड़क पर उतरकर इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 2-4 जगह सभाएं कर दी गई, रैलियां कर दी गई और इसके खिलाफ आवाज उठाई गई, बल्कि एक सड़कों पर उतरकर डोर टू डोर कैंपेन इसके लिए चलाया जाएगा। इस तरह के एक आंदोलन की तैयारी में दिखाई पड़ रहा है विपक्ष, इंडिया गठबंधन। और दूसरी ओर महाराष्ट्र में सरकार, भारी बहुमत के बावजूद सरकार न बन पाने को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो भी अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े गंभीर हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसको सीधे तौर पर कहा है कि यह लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है कि बहुमत की सरकार आने के बावजूद गठबंधन के घटक दल आपस में लड़ रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। एक बार सुनते हैं प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है, लेकिन उनका जो बड़ा आरोप है वो कह रहे हैं कि यह सीधे तौर पर लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। इस तरीके से देखिए, जब बेमेल गठबंधन होता है, स्वार्थ का गठबंधन होता है, सिर्फ कुर्सी का गठबंधन होता है, तो ये दिक्कत आती है। क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है कि पूर्ण भारी बहुमत के बाद भी आज महायुति अपना लीडर नहीं चुन पा रही, क्योंकि रिश्ता स्वार्थ का रिश्ता है, ये रिश्ता कुर्सी का रिश्ता है। चाहे जितना बहुमत ये ले लें, तो जनता का समर्थन इनको नहीं मिलेगा, जनता का विश्वास नहीं। सर, कैसे देखते हैं आप ईवीएम को लेकर, जो है आप लोगों की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बैलेट पेपर के ऊपर अभियान चलाने की बात कही। अब अजीत पवार कह रहे हैं कि जब आप लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, अगर विधानसभा हार गए तो ईवीएम में गड़बड़ी है। सीधी सी बात है, ईवीएम अगर गलत नहीं होती तो ये चुनाव परिणाम नहीं आते। ये 90%, 99% बैटरी कैसे दिन भर काम करने के बाद रह गई, अगर ये वही ईवीएम है तो इसका मतलब तमाम और बिंदु हैं, इस पर हम विचार करेंगे और हम इस पे कायम हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से वैसे हो जैसे दुनिया के सारे देशों में
जो जहां ईवीएम बनती है वो भी बैलेट से चुनाव कराते हैं, तो हम क्यों नहीं कराएं? जिससे निष्पक्षता सिर्फ होनी नहीं चाहिए, निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए कि निष्पक्षता हुई। तो चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं और चुनाव ईवीएम से नहीं होने चाहिए, ये बात कह रहे हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। और प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बावजूद, वहां पूर्ण बहुमत पाने के बावजूद सरकार अगर नहीं बन पा रही है तो ये एक स्वार्थ का समझौता था और ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्योंकि ये जो सरकार पिछली बनी थी, महायुति का गठबंधन जो बना था, वो महायुति गठबंधन को लेकर भी बड़ी चर्चाएं रही। हालांकि 2.5 साल वो सरकार चली जिसमें एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी से विधायकों को तोड़ कर ले आए, एनसीपी नेता अजीत पवार अपनी पार्टी से विधायकों को तोड़ कर ले आए, और इधर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनके जरिए ये सरकार बन गई, सरकार चली, उसी पर ये चुनाव लड़ा गया। लेकिन चुनाव से पहले आज जो हो रहा है, इसकी आशंकाएं चुनाव से पहले ही जताई जा रही थी। बिल्कुल समीर जी, चुनाव से पहले इस तरह की आशंका जताई जा रही थी और महाविकास अघाड़ी का एक प्रतिनिधिमंडल जाकर चुनाव आयोग से मिला भी था। ये सारी शिकायतें वहां की गई थी, किस किस तरीके से चुनाव में धांधलियां हो रही हैं, और ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता रहा महाविकास अघाड़ी। गुरदीप सिंह सप्पल ने आज जो ट्वीट किए उसमें यह बताया है कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी ने चुनाव आयोग से मिलकर इन धांधलियों की शिकायत की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। बाबा आढाब भी जो है वो जो अपना 3 दिन का अनशन कर रहे हैं, आत्मक्लेश जिसको उन्होंने नाम दिया है, वो साफ तौर पर उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने आंखें मूंदे रखी, जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। सन 52 से वो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा रहे बाबा आढाब, और उनका कहना है कि उन्होंने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार अपने पूरे जीवन में नहीं देखा चुनाव में। और उनका कहना साफ साफ है कि लोकतंत्र का चीरहरण शुरू हो गया है। ये शब्द इस्तेमाल किए हैं उन्होंने कि लोकतंत्र का चीरहरण शुरू हो गया है। तो क्या वाकई में लोकतंत्र का चीरहरण शुरू हो गया है? ये लोकतंत्र का चीरहरण कब तक चलता रहेगा? ये लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले कौन लोग हैं? इसके खिलाफ अब विपक्ष को और जनता को मुझे लगता है शायद लामबंद होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और इसकी शुरुआत हो गई है, जो कि बाबा आढाब खुद ही बैठे हुए हैं वहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं पुणे में। उनको समर्थन मिल रहा है, राजनीतिक दलों का भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी, आम नागरिकों का भी समर्थन मिल रहा है। और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन किस तरह से ईवीएम के खिलाफ अब सड़क पर उतरने को तैयार है, उसकी रूपरेखा तय की जा रही है। तो आपको बताया हमने कि CWC की यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, कांग्रेस कार्य समिति की आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी। और इसका संकेत अभी 3 दिन पहले दे चुके हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब इसके लिए आंदोलन चलेगा कि हमें चुनाव ईवीएम से नहीं चाहिए, ईवीएम की मशीनों को अब हटा दीजिए, फेंक दीजिए, उनको गोडाउन में आप रख दीजिए, अब चुनाव चाहिए तो केवल और केवल बैलेट पेपर से। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी अभी वही बात कह रहे हैं। और इसके अलावा जो महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पा रही है, उसको भी ये बताया जा रहा है कि किस तरह से वहां एक स्वार्थ का गठबंधन रहा, और वही स्वार्थपरता तीनों दलों की ये दिखाई पड़ रही है कि किसका मुख्यमंत्री होगा और किसका नहीं मुख्यमंत्री होगा। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर इस समय सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, केंद्र सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। ईवीएम के मुद्दे पर जिस तरह से गुरदीप सिंह सप्पल ने तमाम तथ्यों के आधार पर जो सवाल उठाए हैं कि कैसे 47 लाख वोट बढ़ गए लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच में, और उतना ही अंतर आ रहा है महाविकास अघाड़ी और जो महायुति गठबंधन है उन दोनों गठबंधनों के वोटों के बीच में। तो ये सारे प्रमाण ऐसे हैं, इस तरह के प्रमाण दिए गए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग को अभी फिर जुटाए जा रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि 450 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं जहां पर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और महायुति को चुनाव जिताने की कोशिश की चुनाव आयोग ने। ये सारे तथ्य ऐसे हैं जो कि चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर जो आरोप लग रहे हैं उनकी पुष्टि करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग से पर कोई भरोसा अब नहीं रह गया है। महाविकास अघाड़ी का, इंडिया गठबंधन का बहुत ही गंभीर मामला है, आरोप है, इसलिए अब उसको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो ये अब सड़कों पर उतरने की जो तैयारी हो रही है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरह से चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की जो निष्पक्षता है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है और उसकी जो कह लीजिए कि एक संविधान में जो स्थिति है,
किसके प्रति लोगों के अंदर ये रोष है और उसकी निराशा दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल समझिए, काफ़ी ज़्यादा निराशा दिखाई पड़ रही है लोगों में, और इसीलिए जो है अब जन आंदोलनों का भी दबाव बढ़ता जा रहा है, जन संगठनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष भी अब इस मुद्दे को गंभीरता से अब ले रहा है। अभी तक तो ये होता था कि भाई दबाव में आ जाता था, बीजेपी कहती थी कि आप कहीं जीत जाते हैं तब ईवीएम की बात नहीं करते, और हार जाते हैं तब ईवीएम का रोना रोते हैं, ये बातें, और इसी तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी थी। लेकिन अब विपक्ष समझ गया है कि ये इसी तरीके से करते हैं और ईवीएम के जरिए किस तरीके से ये सरकारें हड़प रहे हैं, ये विपक्ष अब समझ गया। विपक्ष इसीलिए अब आंदोलनरत है और विपक्ष अब इसकी पूरी तैयारी कर रहा है एक मजबूत आंदोलन खड़ा करने की ईवीएम मशीनों के खिलाफ, कि चुनाव ईवीएम से ना कराए जाएं। इस पर विपक्ष तैयार हो रहा है। तो विपक्ष तैयार हो रहा है। कांग्रेस की जो CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसकी बैठक में आज क्या तय होता है उससे हम आपको अपडेट करेंगे। और इधर पुणे में बाबा आढाव वो अनशन पर बैठ गए हैं। 3 दिन का उनका अनशन है। उनके साथ तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, आम नागरिक और राजनीतिक दलों के लोग भी हैं। और उस पर जो रोहित पवार ने ट्वीट वो लगातार अपडेट कर रहे हैं, उन तस्वीरों को भी वो ट्वीट कर रहे हैं जो वहां के अनशन स्थल की हैं। और अब कांग्रेस पार्टी इस बारे में आज अपनी CWC की बैठक में क्या तय करती है, इन तमाम चीजों से आपको हम अपडेट करेंगे। आप बने रहिए DB लाइव के साथ और देखते रहिए ताज़ा तरीन घटनाओं को, खबरों को, देश विदेश की खबरों को, हमारे विश्लेषणों को और हमारे जो नियमित